नमस्कार दोस्तों, लाइफ टर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस सीरीज के तहत पहली सीरीज में आपको चार्ली चैपलिन के बचपन से लेकर उसके युवावस्था तक की तमाम जो दास्तान है, उसके महान बनने का जो रास्ता है, जो सफ़र है, वो चार्ली चैपलिन कैसे पूरा किया था, कि किस तरह से उसके जीवन में उसकी माँ ने जब एक स्टेज शो किया था और उस पर उस तत्कालीन जो सैनिक थे उन लोगों ने और जो दूसरे लोग थे उन्होंने उसकी माँ की कंठ नली में कोई अवरोध आने के कारण किस तरह उसका बहिष्कार किया था, किस तरह उसके ऊपर अंडे और टमाटर फेंके और जूते फेंके थे। उसके बाद से चार्ली चैपलिन के जीवन में ज़बरदस्त परिवर्तन आ गया था और ये बचपन की बात है जब मुश्किल से चार्ली चैपलिन 5 साल के थे। इसके बाद की कहानी अब आपको बताता हूँ। चार्ली चैपलिन की लाइफ में दरअसल 2 बार टर्निंग पॉइंट आए हैं। पहला टर्निंग पॉइंट उसकी माँ के साथ जब ऐसा दुर्व्यवहार किया, तब चार्लिन ने पहली बार स्टेज पर कदम रखा और चार्लिन महान अभिनेता बने। महान अभिनेता बनने के बाद चार्ली के जीवन में जो दूसरा पड़ाव आया, वो बड़ा महत्वपूर्ण पड़ाव था। वह उनकी जब युवा अवस्था को जब वो लगभग पार कर चुके थे, उस समय उन्होंने दुनिया की, चार्लिन खुद भी एक महान शख्सियत बन चुके थे सिनेमा जगत की दुनिया में। उनको पुरस्कार, ऑस्कर अवार्ड मिल चुका था। तो आप देखिए कि किस तरह चार्लिन के जीवन पर दूसरी बार किसी एक महान शख्सियत का, जो पूरी पृथ्वी पर जिसके नाम के बारे में कहा जाता है कि जब कहीं ना कहीं इतिहास जब भी ये दोहराया जाएगा, याद किया जाएगा, जिस शख्सियत की मैं चर्चा कर रहा हूँ, जिस पर चार्ली के जीवन का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा, उसके बगैर वो इतिहास अधूरा ही माना जाएगा। तो ये महान शख्सियतें भारत के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले मोहनदास करमचंद गांधी, जी हाँ, मैं गांधी जी की बात कर रहा हूँ। चार्ली चैपलिन के जीवन में जो बड़ा परिवर्तन आया दूसरी बार, वो बड़ा परिवर्तन आया महात्मा गांधी की मुलाकात के बाद। इससे पहले हालांकि चार्ली चैपलिन स्विट्जरलैंड में जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी से मिल चुके थे। महात्मा गांधी से मिलने का बड़ा जोरदार किस्सा है उनका किस्सा ये है कि सन 1931 में जब महात्मा गांधी इंग्लैंड के प्रवास पर थे, तब उन्होंने चार्ली चैपलिन से मिलने से मना कर दिया था। दरअसल मना ही क्यों कर दिया था कि वो चार्ली चैपलिन को जानते नहीं थे कि चार्ली चैपलिन कौन है, और महात्मा गांधी हर किसी से मिल नहीं सकते थे क्योंकि उनकी लोकप्रियता इतनी थी कि यदि वो मिलते तो वे जो देश के लिए दूसरे जो ज़रूरी काम थे वो शायद नहीं कर पाते। और जब उन्हें ये बताया गया कि चार्ली का नाम बताया गया कि चार्ली अभिनेता हैं और वो बहुत ही प्रसिद्ध हैं, उनके चाहने वाले संसार भर में हज़ार लाखों करोड़ों की संख्या में, तब महात्मा गांधी ने उनसे मिलना स्वीकार किया। गांधी जी ने उनसे मिलना स्वीकार तो किया, लेकिन गांधी जी ने मिलने के दौरान उन पर ऐसी छाप छोड़ी जिससे चार्ली का जीवन जो है पूरी तरह बदल गया। लंदन के ईस्ट एंड के एक फ्लैट में गांधी जी ठहरे हुए थे। जब चार्ली उनसे मिलने गए तो वे बहुत ही नर्वस थे। ऐसा कुछ चार्ली ने बाद में लिखा है और याद किया था कि वे गांधी जी से मिलने जाते वक्त रिहर्सल कर रहे थे कि गांधी जी से जब मुलाकात होगी तो इतनी महान शख्सियत हैं महात्मा गांधी, तो उनको फेस कैसे कर पाएंगे, उनका सामना कैसे कर पाएंगे, उनसे क्या बातचीत करनी है। तो उसकी बाकायदा उन्होंने अपने स्तर पर रिहर्सल की। और जो मुलाकात हुई उसके बाद गांधी जी ने उनसे कहा, उन्होंने कहा कि मैं आपके देश और वहाँ, उसका चार्ली चैपलिन ने जब मुलाकात हो गई तो जो चर्चा हुई इन दोनों के दौरान, वो चर्चा ये हुई कि चार्ली ने कहा कि मैं आपके देश और वहाँ के लोगों की आज़ादी के लिए पूरी तरह सहमत हूँ, लेकिन मुझे आपकी एक बात समझ में नहीं आती। उन्होंने महात्मा गांधी से सवाल भी किया कि आप मशीनों का इतना विरोध क्यों करते हैं, तो आपको नहीं लगता कि मशीनों के बगैर बहुत सारा काम जो हो रहा है वह ठप हो जाएगा? चार्ली ने महात्मा गांधी से सवाल किया था। असल में गांधी जी भारत में मशीनों और उद्योगों को लेकर बेहद चिंतित रह चुके थे और उसके खतरे को वो देख रहे थे। यह सबूत था कि गांधी जी जो लिखते थे उसे पूरी दुनिया बड़ा गंभीरता से पढ़ती थी। चार्ली से मुलाकात और इस सवाल के बाद गांधी जी ने साफ जवाब दिया, मैं मशीनों के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जब कोई मशीन किसी आदमी से उसका काम छीन ले तो यह मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। हम आज आपके देश के गुलाम हैं, इंग्लैंड के, क्योंकि चार्ली का जन्म इंग्लैंड में हुआ था, क्योंकि हम आपके सामानों के आकर्षण से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। आपको याद होगा कि इंग्लैंड बहुत बड़ा निर्यातक था वस्त्रों का और आधुनिक जो पहनावे का, भारतीय जो पहनावा था उसके विपरीत आधुनिक पहनावा था। यहाँ से कच्चा माल इंग्लैंड जाता था और वहाँ से मैनचेस्टर से, वहाँ से पक्का माल, खास तौर से वस्त्र इत्यादि वगैरह इंग्लैंड से तैयार होकर आते थे। तो गांधी जी ने कहा कि अगर हम इस तरह के आकर्षणों से आज़ाद हो जाएं तो हम वाकई में आज़ाद हो जाएंगे। चार्ली चैपलिन से मुलाकात के बाद मशीनों को लेकर गांधी जी के विचारों में
धीरे धीरे बड़ा बदलाव देखने को मिला। वे यंग इंडिया और हरिजन पत्रों में पिछले 2 दशकों से मशीनों के खिलाफ जितनी कट्टरता के साथ लिखते रहे थे, गांधी जी 2 अखबारों में आपको पता है लिखते थे, 30 और 40 के दशक में उनकी सोच उतनी कट्टर नहीं थी। वह मशीनों के समझदारी से इस्तेमाल के पक्ष में आ रहे थे। गांधी जी ने भी अपना व्यू थोड़ा सा मशीनों के बारे में बदला था और समाज के विकास में उनके उपयोग को सिरे से नहीं निकाल रहे थे। मतलब पूरी तरह मशीनों के अस्तित्व को खत्म कर दिया जाए, ऐसा गांधी जी ने बाद में अपने विचारों में परिवर्तन किया था। दूसरी तरफ हादसे को लेकर भी उनका रुझान पहले से ज़्यादा समझा गया। अगर मुझ में सेंस ऑफ ह्यूमर न रहता तो मैं कब का खुदकशी कर लेता, यह वाक्य महात्मा गांधी ने कहा था। लेकिन इसके पीछे चार्ली की प्रेरणा या असर था, यह स्पष्ट नहीं है अभी तक। फिर भी चार्ली से मुलाकात के बाद हास्य व्यंग को गांधी जी के पत्रों के माध्यम से ज़्यादा समझा जा सकता है। चार्ली चैपलिन पहले से ही गांधी जी के फैन थे। निजी मुलाकात के बाद हुआ ये कि चार्ली पर गांधी जी का असर और गहरा हो गया और साफ दिखने लगा। 1940 में चार्ली की मशहूर क्लासिकल फिल्म द ग्रेट डिक्टेटर रिलीज हुई और यह फिल्म पूरी दुनिया में बहुत चर्चित हुई है। यह फिल्म हिटलर के समय में ही हिटलर के खिलाफ मजबूत कटाक्ष के लिए मशहूर हुई थी। मतलब ये चार्ली चैपलिन का एहसास था कि हिटलर के खिलाफ, हिटलर की मौजूदगी मतलब जर्मनी में हिटलर तानाशाह था और चार्ली भी उनके समकालीन थे और हिटलर के खिलाफ उन्होंने तानाशाह पर एक मूवी बना दी। ये दुस्साहस चार्ली जैसा अभिनेता, और वो भी हास्य व्यंग के माध्यम से बनाई। हिटलर के खिलाफ अहिंसक प्रतिरोध को चार्ली ने इस फिल्म का विषय बनाया था। इस फिल्म के एक दृश्य में आपको चार्ली की आवाज़ और अदाकारी में महात्मा गांधी के कई विचार सुनाई दे सकते हैं। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि 2 दिग्गजों की मुलाकात के बाद एक नया इतिहास रचा गया। 1930 का दशक वो समय था जब सिनेमा मूक से बोलने की तरफ बढ़ रहा था। जब बोलता सिनेमा ने होश संभाला तब मूक दुनिया की सिनेमा के सबसे बड़े कलाकार की आवाज़ में गांधी जी की आवाज़ गूंज रही थी। मतलब चार्ली चैपलिन की आवाज़ में गांधी जी के विचारों की वो साफ छाप सुनाई दे रही थी उनकी उस समय की पिक्चरों में। जब एक विश्वस्त ने गांधी जी से कहा कि चार्ली मशहूर हैं और वो उनसे मिल सकते हैं, तब उसके बाद ये सारा परिवर्तन उनके जीवन में आया था। 25 दिसंबर 1977 को प्रातः स्विट्जरलैंड के कोसियर सुर वेवे में उनके घर पर चार्ली ने की अपने घर पर ही मृत्यु हो गई थी। उनकी पत्नी ऊना अपने 7 बच्चों के साथ निधन के समय अपने बिस्तर पर ही मौजूद थे और उनकी पत्नी और 7 बच्चे जो थे वो भी वहीं मौजूद थे। चैपलिन, आपको एक आश्चर्यजनक बात और बताता हूँ, इसमें एक नया घटनाक्रम हो रहा है। चार्ली के लाइफ में जो कई उतार चढ़ाव हुआ है वो उनके मरने के बाद भी आए। मतलब लोग उनके मरने के बाद भी उनके जीवन में जो उतार चढ़ाव थे वो जारी रहे। कैसे जारी रहे ये आप देखिए किस्सा कि चार्ली का जो पार्थिव शव था वो चोरी हो गया। मतलब चोरों ने चार्ली चैपलिन के शव को चुरा लिया और 2 आदमियों ने इसे स्विट्जरलैंड में जिनेवा झील के पास कब्र में पहले दफना दिया था। उस कब्र में से निकाल कर चार्ली का जो शव है वो चोरों ने चुरा लिया और उसके बदले में जो दो लोग थे जिन्होंने चोरी की थी उनके परिवार से $4 लाख की मांग की। उस समय 4 लाख रुपए की मांग की कि 4 लाख रुपए दो तब हम आपको चार्ली का शव लौटाएंगे। हालांकि उन आदमियों को बाद में गिरफ्तार कर लिया गया और 11 सप्ताह के बाद करीब 11 सप्ताह लगे पुलिस को उन दोनों आरोपियों को ढूंढने के लिए, इन दोनों चोरों को जिनके कब्जे में चार्ली चैपलिन का शव था, और चार्ली चैपलिन शव को वापस प्राप्त करके फिर से कब्र में दफनाया गया। चैपलिन ए लाइफ किताब की समीक्षा में मार्टिन सिएम्स ने लिखा, चार्लिन सिर्फ बढ़े ही नहीं थे, वे विराट थे। 1915 में वे एक युद्ध प्रभावित विश्व में हादसे, आपको ध्यान होगा कि 1915 में पहला विश्व युद्ध हुआ था, वे विश्व में हादसे, हंसी और राहत का उपहार लाए जब यह प्रथम विश्व युद्ध के बाद बिखर रहा था। मतलब पूरा दुनिया में अशांति थी, तनाव था और पूरे विश्व को पता नहीं था कि कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है। तो उस दौर में चार्लिन ने पूरी दुनिया को हंसाया, मुस्कुराना सिखाया, वापस एक नया एक तौर तरीका बताया उनको, एक नया रास्ता जीवन का दिखाया। अगले 25 वर्षों में महामंदी और हिटलर के उत्कर्ष के दौरान वे अपना काम करते रहे। वे सबसे बड़े थे। यह संदिग्ध है कि किसी व्यक्ति ने कभी इतने सारे मनुष्यों को इससे अधिक मनोरंजन, सुख और राहत दी हो जब उनको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। चार्ली
को जीवन में अनेक पुरस्कारों से नवाजा गया। 1929 में अकादमी मानद पुरस्कार द सर्कस के लिए दिया गया। 1972 में लाइफ टाइम अकादमी पुरस्कार से अलंकृत किया गया उनको। 1952 में सर्वोत्तम ओरिजिनल म्यूजिक स्कोर पुरस्कार लाइमलाइट के लिए उन्हें प्राप्त हुआ। 1940 में द ग्रेट डिक्टेटर में किए गए अभिनय के लिए सर्वोत्तम अभिनेता पुरस्कार न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक सर्कल अवार्ड से सम्मानित किया गया। 1972 में कैरियर गोल्डन लाइन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से चार्ली को नवाजा गया। चार्ली की प्रसिद्धि का आलम ये था उस दौर में। वर्ष 1995 में मतलब उसके बाद भी, चार्ली की मौत के बाद भी आप देखिए कि कई दशक बीत गए लेकिन उनकी प्रसिद्धि में कोई फर्क नहीं पड़ा। ये इसका पता ऐसे चलता है। वर्ष 1995 में ऑस्कर अवार्ड के दौरान द गार्जियन ने, अखबार है अमेरिका का गार्जियन, द गार्जियन ने एक सर्वेक्षण करके ये जानना चाहा कि फिल्म समीक्षकों और दर्शकों का सबसे पसंदीदा हीरो कौन है। तो सर्वे रिपोर्ट देखकर आश्चर्य हुआ कि चार्ली की मृत्यु के दो दशक बाद भी चार्ली अधिकतर लोगों के पसंदीदा हीरो थे। यह कहना अतिशयोक्ति न होगा कि चार्ली आज भी लगभग सभी के दिलों में बसते हैं। उनके अभिनय से आज की पीढ़ी भी आनंदित होती है। आज भी कई कलाकार उनके अभिनय की नकल करते हैं। तो दोस्तों, आपको यह दूसरी श्रृंखला चार्ली का सेकंड पार्ट कैसा लगा, प्लीज़ अपने लाइक कमेंट मुझ तक जरूर भेजिए और इस यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना और प्लीज़ बेल आइकॉन दबाना नहीं भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।